रॉकस्टार 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 मींस रॉकस्टार गेम्स। अगर आपके पास कंसोल है और आप 17 साल से ऊपर हैं तो मुझे बस ये समझाओ कि आपने कैसे तय किया। नहीं, GTA नहीं। रॉकस्टार दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित गेम्स कंपनी है। अरबों की पूंजी और 5000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ इन्होंने अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स बनाए हैं। लेकिन वे यहाँ तक पहुँचे कैसे और रॉकस्टार की सफलता का राज क्या है? इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि उनके पास कोई मुकाबला क्यों नहीं है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस आदमी के पास वापस जाना होगा जिसने इसकी शुरुआत की थी। ये कहानी रॉकस्टार गेम्स नाम के अस्तित्व में आने से पूरे 10 साल पहले 1989 में शुरू होती है, जब 18 साल के सैम हॉसर को BMG नाम की एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी मिलती है जो ब्रूनो मार्स और काइली मिनोग जैसे कलाकारों के साथ काम करती है। हालांकि सैम इन सितारों के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो मेल रूम में काम कर रहा था। लेकिन कुछ साल बाद और जब इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ रही थी, BMG ने वीडियो गेम पब्लिशिंग में कदम रखा और इसके लिए उन्होंने एक नया डिवीजन शुरू किया, BMG इंटरैक्टिव। इस समय तक सैम कंपनी में 4 साल बिता चुका था और इसलिए ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। सिर्फ इतना ही नहीं कि सैम शुरू से ही वीडियो गेम्स का दीवाना था, बल्कि वो इन्हें अगली बड़ी चीज के रूप में देखता था जिसमें वो खुद अगुआ बनना चाहता था। आप कंप्यूटर गेम्स में कैसे आए? अधिकतर सिफारिश है। डैन हाउजर 1995 में शामिल हुए थे, शुरू में एक CD टेस्टर के रूप में, फिर अपनी रुचि के चलते छोटे छोटे लेखन कार्यों जैसे ट्रिविया में चले गए। इसलिए डैन उस समय कोई मुख्य किरदार नहीं थे, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था। यह 28 नवंबर 1997 है और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रिलीज हो चुका है, एक टॉप डाउन गेम जिसे मिली जुली समीक्षाएं मिली और सच कहें तो उस समय के हिसाब से ये काफी पुराना सा लग रहा था। शुरुआत में इस गेम का नाम रेस एंड चेस था, जो एक तरह का पुलिस सिमुलेटर था जिसमें सख्त नियम और कायदे थे जिससे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसकी सीमाएं थीं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये सुनने में उबाऊ और सीमित लगता है, इसलिए सैम ने इस विचार को पूरी तरह पलट दिया ताकि खिलाड़ी एक अपराधी की जिंदगी का अनुभव कर सकें। हैरानी की बात है कि खबरों में इसे दशक का सबसे विवादास्पद गेम कहे जाने के बावजूद GTA ने 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बेची। दुर्भाग्यवश ये थोड़ी सी सफलता मुनाफे की कमी के कारण फीकी पड़ गई और BMG इंटरैक्टिव को सिर्फ 4 महीने बाद ही बेच दिया गया। और इसी तरह रॉकस्टार गेम्स की स्थापना हुई, जिसे सैम, डैन और 3 अन्य लोगों ने मिलकर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने GTA लंदन और GTA 2 बनाए, जिनमें डैन अकेले लेखक थे। हालांकि अक्टूबर 2001 में GTA 3 के साथ सब कुछ बदल गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह 3D था, बल्कि इसलिए भी कि इसमें कहानी आधारित गेम प्ले की शुरुआत की, जिसमें क्लॉड नाम का एक परेशान मूक किरदार है जो अपराध की दुनिया में ऊपर उठता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड कैटलीना से बदला ले सके। कुल मिलाकर GTA 3 की लगभग 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी, जो कि मूल गेम से लगभग 5 गुना ज्यादा थीं। लेकिन इसके बाद सब कुछ इतना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए GTA वाइस सिटी में कैनन फोडर मिशन के कारण कई मुकदमे और विरोध प्रदर्शन हुए। तो हुआ क्या था? रहतेवासी मुझे ये हैतीवासी बिल्कुल पसंद नहीं है। बाद में आपको हैतीवासियों को मारने का निर्देश दिया जाता है, जो हैती समुदायों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने गेम पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की, साथ ही $15,000 का हर्जाना भी मांगा। यहाँ तक कि रॉकस्टार को हेती सरकार के अधिकारियों से भी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि GTA सैन एंड्रियास KPC रिलीज के बाद रॉकस्टार की अब तक की सबसे बड़ी विवाद ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, जिसे हॉट कॉफी स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। ये विवाद गेम के कोड में छुपे एक सेक्सुअल मिनी गेम से जुड़ा था, जिसके चलते गेम को वापस मंगवाया गया और केवल वयस्कों के लिए कर दिया गया। और वो बाहर था, जैसे तुम्हें AO रेटिंग मिलने वाली है। इसका मतलब है कि वॉलमार्ट में बिक्री नहीं होगी, जो उस समय बिक्री के नजरिए से बहुत जरूरी था। अगर आपकी गेम वॉलमार्ट में नहीं आई तो आपका खेल खत्म समझो। रॉकस्टार लगातार इस डर में रहता था कि कहीं उसे बंद ना कर दिया जाए, और इसका असर आंतरिक मनोबल पर भी पड़ा, जो GTA 4 की गंभीर कहानी में झलकता है। इसके अलावा जांचें शुरू की गईं, जिससे रॉकस्टार को $20 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो दुनिया का सबसे तेज बिकने वाला एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन गया। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V ने सिर्फ 3 दिनों में $1 बिलियन की बिक्री कर ली। कोई भी फिल्म या म्यूजिक रिलीज इसके करीब भी नहीं पहुंच पाई है। 14% ब्रिटिश पुरुषों के बीमार होने की छुट्टी लेने, 225 मिलियन कॉपियों की बिक्री और $10 बिलियन की कमाई के साथ GTA V रॉकस्टार की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये सब कुछ GTA ऑनलाइन की वजह से ही मुमकिन हो पाया।
GTA ऑनलाइन 1 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुआ था, लेकिन रॉकस्टार के आमतौर पर भव्य लॉन्च के उलट ये बहुत खराब था। कई खिलाड़ी सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और कुछ ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि उनके कैरेक्टर ही गायब हो गए और हफ्तों तक ये टूटा फूटा बग से भरा हुआ ही रहा, जिसमें आपका 50% समय बादलों में ही फंसा रहता था। हालांकि 2015 में GTA ऑनलाइन ने 5 नए हीस्ट्स के आने के साथ तरक्की करना शुरू किया। पहली बार खिलाड़ियों को असली गहराई वाले मिशन मिले, जिनके अंत में अच्छा इनाम भी था। और आखिरकार जब ये हीस्ट्स योजना के मुताबिक नहीं चले तो इसका मतलब रॉकस्टार के लिए और ज्यादा बिक्री थी। असल में यही वो मोड़ था जिसकी GTA ऑनलाइन को जरूरत थी। खिलाड़ियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया और कई साल बाद भी सिर्फ स्टीम पर ही ये संख्या 2,60,000 से ज्यादा थी, जिससे GTA V की रिलीज के लगभग 1 दशक बाद भी करीब $1 अरब की कमाई हुई। लेकिन रॉकस्टार सिर्फ GTA ही नहीं है, उन्होंने और भी कई बेहतरीन टाइटल्स बनाए हैं। उदाहरण के लिए मैक्स पेन 3, बुली और निश्चित रूप से RDR 2, जो जल्द ही अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गेम बनने वाली है। लेकिन ये सब बिना परेशानियों के नहीं आया। रेड डेड रिडेम्पशन 2 का बजट बहुत ज्यादा था और ये शेड्यूल से काफी पीछे भी चल रही थी, जिसमें देरी के कारण गेम को 1 साल तक टालना पड़ा। इसके अलावा क्रंच कल्चर भी खूब था, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट के आखिरी चरणों में कर्मचारियों को बेहद ज्यादा ओवरटाइम करना पड़ा। इसे और पुख्ता करने के लिए डेवलपमेंट के आखिरी साल में डायरेक्टर्स ने हर कट सीन में सिनेमैटिक ब्लैक बार्स जोड़ने का फैसला किया। सुनने में तो आसान लगता है, हाँ, बस कुछ ब्लैक बार्स लगा दो और काम हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। डेवलपर्स को हर एक कट सीन को फिर से बनाना और रीफ्रेम करना पड़ता। इसमें हफ्तों लग जाते और जब गेम को और आगे टालने की कोई उम्मीद नहीं थी तो साफ था कि उन्हें क्रंच करना ही पड़ेगा। कर्मचारी सचमुच हद से ज्यादा काम कर रहे थे, अपनी सामाजिक जिंदगी की कुर्बानी देकर कई रातें और वीकेंड्स एक्स्ट्रा काम में लगा रहे थे। और कुछ लोग जैसे डैन हाउसर तो हफ्ते में 100 घंटे तक काम कर रहे थे। भीतरूनी दबाव के बावजूद RDR 2018 की फॉल में रिलीज हुआ, जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड में 725 मिलियन की कमाई की और रॉकस्टार के कुल अनुमानित मुनाफे को 17 बिलियन तक पहुंचा दिया, जिसमें से लगभग 60% सिर्फ GTA 5 से आया था। तो टेक 2 के पास GTA 6 पे कम से कम 3 बिलियन खर्च करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हालांकि पैसे होना तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो इससे कहीं बड़ी है। बहुत सी गेम कंपनियों के पास पैसे होते हैं, लेकिन रॉकस्टार जिस तरह से उनका इस्तेमाल करता है वही उन्हें बाकी सब पर भारी बना देता है। आइए एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। आप आखिर कैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 से भी बेहतर गेम बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा काम लगता है और है भी, लेकिन रॉकस्टार इसे मार्जिनल गेन्स की ताकत से हल करता है, यानी किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को बेहतर बनाना। अगर आप हर चीज को सिर्फ 1% भी बेहतर बना दें तो आपको कहीं ज्यादा डूबने वाला अनुभव मिलेगा। इसे समझने के लिए चलिए उनकी बढ़ती हुई बारीकियों पर ध्यान देते हैं। GTA सैन एंड्रियास में मैड डॉग और OG LOC के मर्चेंडाइज की कीमतें उनकी लोकप्रियता के हिसाब से अलग अलग होती हैं। GTA 5 में मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कारों से निकलने वाली बैकफायर गैसोलीन को जला सकती है और दौड़ते समय आपकी पीठ पर पसीने के धब्बे बन जाते हैं। लेकिन जब बात RDR 2 की आती है तो ऐसा लगता है कि हर कोई जानता है कि ठंड में घोड़े के अंडकोश सिकुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखों की पुतलियां रोशनी के स्तर और दिन के समय के हिसाब से फैलती या सिकुड़ती हैं? गर्मी में नसें ज्यादा दिखती हैं, कीचड़ आपके जूतों से चिपक जाती है और NPC के पास अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या होती है, जिसमें दुकानदार दिन की शुरुआत से पहले अपना स्टॉक गिनते हैं। ये बेहद बारीक डिटेल्स वाकई दिमाग घुमा देने वाली हैं, क्योंकि इनमें से कई चीजें तो आप हजारों घंटे खेलने के बाद भी शायद ही नोटिस करें। लेकिन अगर इसे GTA 6 में ट्रांसफर किया जाए तो अब फोटो रियलिस्टिक सनबर्न और बालों की तरल गति में हिलने की सुविधा है। RDR 2 में तो वैसे भी आपके बाल समय के साथ बढ़ते हैं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस सिस्टम को और भी विस्तार से दिखाया जाए। संभावना है कि जब जेसन के बाल गीले हों तो वे चिपक जाते हैं और शायद बालों का रंग भी असली जिंदगी की तरह थोड़ा गहरा दिखे। और जब आप समुद्र में तैरने के बाद बाहर आते हैं तो क्या बाल सूखकर आपको वो वेवी बीच हेयर स्टाइल देते हैं? रॉकस्टार के मुकाबले में बाकी कंपनियों के पास न तो इतना जुनून है और न ही ऐसे टूल्स, और वे कोशिश भी नहीं करते। हम उस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे हाई क्वालिटी वीडियो आपसे मिस ना हो। रेज या रॉकस्टार का एडवांस्ड गेम इंजन कभी भी खास तौर पर हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन यही उनकी सफलता की एक मुख्य वजह है। रेज की शुरुआत 2005 में तब हुई जब EA ने रॉकस्टार को मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने रेंडरवेयर खरीद लिया था, वही इंजन जिसे वे पहले इस्तेमाल कर रहे थे। खुशकिस्मती से उन्होंने हाल ही में रॉकस्टार सैन डिएगो, पहले एंजन स्टूडियोज को खरीदा था, जिनके पास बेहतरीन इंजीनियर्स और अपना खुद का इंजन भी था। और GTA 4 के बाद से इसी ने हर बड़े टाइटल को पावर दिया है।
जिससे रॉकस्टार को पूरी तरह से कंट्रोल मिल गया है। देखिए, डेवलपर्स इंजन को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वे अपने गेम्स के लिए खास तौर पर बने सिस्टम्स तैयार कर सकें जो असल में काफी हद तक एक जैसे हैं, एक बेहद घना ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस। इसलिए हर रिलीज एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करती है इस इटरेटिव प्रोसेस में, और रॉकस्टार इसे लगभग 20 सालों से निखार रहा है, जिससे बाकी स्टूडियोज के लिए इसे दोहराना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन सिर्फ छोटे छोटे सुधार ही काफी नहीं है, उन्होंने क्रिएटिविटी में भी जबरदस्त छलांगे लगाई हैं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नैरेटिव में इनोवेशन करें, आर्ट डायरेक्शन में इनोवेशन करें, गेम के हर हिस्से में इनोवेशन करें। अगर इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो GTA 4 और 5 के लिए डैन ने सालों रिसर्च ट्रिप्स में बिताए, पुलिस के साथ गश्त की और यहाँ तक कि जेलों का भी दौरा किया, जब तक कि उनके पास महीनों के नोट्स इकट्ठा नहीं हो गए। यही प्रक्रिया है जिसने गेम में जान डाली, साथ ही उस शानदार टीम ने जो 12 स्टूडियोज में बटी हुई है, और हर एक स्टूडियो डेवलपमेंट के अलग अलग हिस्सों में विशेषज्ञता रखता है। अब भले ही हमें हर स्टूडियो में लोगों की सटीक संख्या ना पता हो, लेकिन कर्मचारियों की बढ़ोतरी वाकई हैरान करने वाली है। GTA 5 पर करीब 1000 लोग काम कर रहे थे, रेड डेड रिडेम्पशन 2 पर 3800, और ऐसा कहा जाता है कि GTA 6 पर 6000 से भी ज्यादा लोग काम कर चुके हैं। और अगर हम इस संख्या को 8 सालों से गुणा करें तो ये बहुत सारे मैन आवर्स बनते हैं। लेकिन इस समय का बड़ा हिस्सा तकनीकी अपग्रेड्स पर खर्च हुआ है। एक उदाहरण है यूफोरिया फिजिक्स इंजन, जिसे पहली बार GTA 4 में आजमाया गया था। हैरानी की बात है कि ज्यादातर गेम स्टूडियोज ने इसे अपनाने से बचा, क्योंकि ये प्लग इन प्ले नहीं है। इसके बजाय कोड को नेचुरल मोशन के साथ साझेदारी में लागू करना पड़ता है, जो काफी मेहनत का काम है। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि नए रैगडॉल्स और भारी गाड़ियां मिली जिनमें असली जैसी डिफॉर्मेशन थी, और उस समय से नेचुरल मोशन रॉकस्टार गेम्स का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके बावजूद 2017 में पेरेंट कंपनी जिंगा ने यूफोरिया का लाइसेंस देना पूरी तरह बंद कर दिया, शायद इसलिए ताकि वे क्लमजी निंजा जैसे और मोबाइल गेम्स बना सकें। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब रॉकस्टार को या तो किसी दूसरी कंपनी के साथ साझेदारी करनी पड़ती या फिर अपना खुद का सिस्टम शुरू से बनाना पड़ता। तो टेक 2 ने जिंगा को खरीद लिया, और इससे 2 अहम चीजें हुई। पहली बात, इससे सभी लाइसेंसिंग फीस खत्म हो गई, और साथ ही उन्होंने यूफोरिया को अपने लिए सुरक्षित भी कर लिया, जो इसे लगभग एक पेटेंट जैसा बना देता है। और पेटेंट्स की बात करें तो रॉकस्टार ने GTA 6 के लिए कई आधुनिक पेटेंट्स तैयार किए हैं, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा चर्चा में US 2019 01929770A1 और US 2025 0A1 है। सबसे पहले हमारे पास है AI द्वारा बनाए गए इंटीरियर्स। अब भले ही ये तकनीकी रूप से वैसे AI जनित नहीं है जैसे आप ऑनलाइन इमेज और वीडियो देखते हैं, लेकिन ये एक टैग आधारित सिस्टम का उपयोग करके AI ड्रिवन है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक जर्जर मोटेल या समुद्र तट के किनारे वाला अपार्टमेंट चाहिए, तो इन टैग्स का इस्तेमाल करके सिस्टम लिस्ट से सही एसेट्स चुनता है जिन्हें फिर इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये अनोखे इंटीरियर्स तब ऑन डिमांड जनरेट हो सकते हैं जब आप पास हों, लेकिन जब आप वहां से चले जाएं तो गायब भी हो सकते हैं। तो अब अफवाहों में कही गई 70% एंटर करने योग्य इंटीरियर्स की बात काफी हद तक मुमकिन लगती है। खैर, शायद सबसे दिलचस्प पैटर्न है नया NPC नेविगेशन, जो ट्रैफिक और पैदल यात्रियों को और ज्यादा स्मार्ट बनाता है। अब NPC रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके अपने फैसले लेंगे, जैसे अगर कोहरा या बारिश हो रही हो तो ड्राइवर धीरे चल सकते हैं, और अगर कोई गाड़ी सड़क पर रास्ता रोक रही हो तो NPC सावधानी बरतेंगे, या तो उसके चारों ओर से निकलेंगे या फिर डिटूर लेंगे, बजाय इसके कि जैसे GTA 5 में होता था, एक फिक्स्ड रास्ता फॉलो करके ओवरपास से नीचे गिर जाएं। आखिरकार यही वजह है कि GTA 6 को बनने में इतना वक्त लग गया, क्योंकि रॉकस्टार एक साथ नई टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं ताकि हमें सबसे शानदार अनुभव दे सकें जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। RDR2 में 500,000 डायलॉग लाइंस और 3 लाख एनिमेशन थे, और सच कहे तो GTA 6 में इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि कोई और कंपनी सच में लोगों को सिर्फ एक गेम के लिए कंसोल खरीदने पे मजबूर नहीं कर सकती। तो जैसा कि आपने जरूर नोटिस किया होगा, रॉकस्टार अब बस खुद से ही मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2000 के शुरुआती दौर में असल में कई सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जिनमें सबसे पहचानने लायक था सेंट्स रो, जो पहली बार 2006 में रिलीज हुआ था। ये गेम इतना सफल रहा कि इसका सीक्वल बनाना पड़ा, और कुछ लोगों ने तो इसे मास्टरपीस और अब तक का सबसे बेहतरीन गेम भी कहा। फिर भी सेंट्स रो 2 ने निश्चित रूप से सीरीज की चोटी को छू लिया था, क्योंकि इसके बाद सब कुछ नीचे ही गया। डेवलपर्स वोल्यूशन ने खुद को GTA की कॉपी कहे जाने से अलग दिखाने के लिए गेम की बेतुकी चीजों पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया, और नतीजतन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। 16 सालों में 6 गेम्स के बाद अब ये स्टूडियो दिवालिया हो चुका है।
यूबीसॉफ्ट का वॉच अंडरस्कोर डॉग्स भी लगभग ऐसे ही किस्मत का शिकार हुआ, जिसमें पहले 2 गेम 2014 और 2016 में रिलीज हुए थे। हालांकि ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि एक आदमी सिर्फ फोन से सब कुछ कैसे कर सकता है। फिर भी ये गेम बेहद मजेदार था। लेकिन एक बार फिर तीसरा गेम जैसे क्रिप्टोनाइट साबित हुआ और वॉच अंडरस्कोर डॉग्स लीजेंड ने इस फ्रेंचाइजी का अंत कर दिया। स्वाभाविक रूप से कुछ और भी उल्लेखनीय गेम्स हैं, जैसे स्लीपिंग डॉग्स, जस्ट कॉज और बेशक माइंड्स आई की तबाही। अब भले ही हम इस वीडियो में उस विषय में गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन ये मेरी आखिरी बात के लिए माहौल तैयार करता है, क्योंकि रॉकस्टार हमेशा से इतना शानदार नहीं था और आज की गेमिंग इंडस्ट्री बदल चुकी है। पहले जिन गेम्स का जिक्र हुआ वे सबसे बेहतरीन गेम बनाने की होड़ में थे, लेकिन आजकल ज्यादातर गेम पब्लिशर्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए गेम बनाते हैं। वे हमारे बचपन की यादों का फायदा उठाकर हमें एक और दोहराया हुआ गेम खरीदने के लिए ललचाते हैं। जाहिर है कुछ नाम तुरंत दिमाग में आते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसमें हर नया वर्जन पहले से भी कम रेटिंग पाता है। और व्यक्तिगत रूप से मैंने ब्लैक ऑप्स 4 के बाद कोई भी कॉर्ड नहीं खरीदी है और मेरा इरादा है कि अब कभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि चाहे गेम कितना भी अधूरा या टूटा फूटा क्यों ना हो, हैरानी की बात है कि माइक्रो ट्रांजैक्शंस हमेशा बेहतरीन तरीके से चलते हैं। सच कहूं तो जो मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता था वो था फीफा। उन पुराने गेम्स, उनकी साउंड ट्रैक्स और उस वक्त को याद करते हो जब तुम एक सस्ती टीम के साथ भी सब पर भारी पड़ जाते थे। नया ट्रेलर तुम्हें इस एहसास के साथ अपनी ओर खींचता है कि इस साल कुछ अलग होगा। कोई प्यार नहीं प्यार, क्या तुम मुझे फिर से प्यार कर सकती हो? मुझे चाहिए। लेकिन असलियत में हर साल वही बकवास दोहराई जाती है और तुम्हें एक मौका पाने के लिए अपनी हफ्ते भर की कमाई झोंकनी पड़ती है। और सबसे बुरी बात यह है कि कंपनियों के पास इसे बदलने की कोई वजह ही नहीं है। जब आप एक आजमाई हुई फॉर्मूला पे भरोसा कर सकते हैं, वही 20 साल पुराने दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें ऐसा गेम बेच सकते हैं जिसे वे 2 हफ्ते खेलेंगे और अपने खर्च को दुगना कर देंगे, तो फिर करोड़ों डॉलर का जोखिम उठाकर कोई नया अनुभव क्यों बनाना? ये एक कमाल का बिजनेस मॉडल है और इसी वजह से रॉकस्टार बार बार जीतता है। GTA 3 ने ओपन वर्ल्ड गेम्स को फिर से परिभाषित किया। सैन एंड्रियास ने एक पूरी पीढ़ी को बड़ा किया। GTA V ने कंसोल्स की सीमाओं को छू लिया और RDR 2 ने हमारी आंखों में आंसू छोड़ दिए। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, या आप कह सकते हैं कि ये एकाधिकार है। रॉकस्टार क्वालिटी बनाता है जिससे बहुत सारा पैसा आता है और फिर वे हर बार उसमें और ज्यादा निवेश कर सकते हैं। तो ये बात पूरी तरह से समझ में आती है कि उनके पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हालांकि रॉकस्टार की विरासत में अब जो बचा है वो सिर्फ अवशेष है। माइकल अंसवर्थ, जो एक लीड राइटर थे, अब जा चुके हैं। लैज़लो जोन्स और प्रेसिडेंट लेस्ली बेंजीज की जा चुके हैं और 5 मूल सह संस्थापकों में से अब सिर्फ सैम हाउजर ही बचे हैं। तो सवाल ये है कि क्या रॉकस्टार शीर्ष पर बना रहेगा या कोई और गेम कंपनी उसकी जगह ले लेगी? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अगर आप GTA 6 के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पे क्लिक करें।